हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता लग चुका होगा कि लॉकडाउन भी एक्सटेंड हो रहा है एंड फ्रॉम 4 मई से अभी नेक्स्ट 14 डेज के लिए और एक्सटेंड हो गया है ये, जो कि 18 मई तक हो गया है। क्योंकि कंडीशन डे बाई डे वर्स होती जा रही है एंड आपके एग्जाम्स डेफिनेटली पोस्टपोन होने वाले हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग उसकी पूरी प्रिपरेशन करें। जैसे कि आपको पता है कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है पॉलिटी के ऊपर ऑलरेडी, एंड हमारा ये 20th लेक्चर है, पॉलिटी का सेशन होगा। इसमें बात करने वाला हूं आपके पास से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे संविधान में क्या क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं पास्ट में। जैसे आर्टिकल 368 हमने कल देखा था कि इसका है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट माने चेंजेस करना, कुछ मैंने आर्टिकल्स ऐड करना या हटाना या रिमूव करना, तो वो होती है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट करने के 3 तरीके होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला होता है सिंपल मेजोरिटी, यानी भी किसी भी हाउस से या पूरे पार्लियामेंट से 50% से ऊपर वोट मिल जाते हैं, उसे हम सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। फिर होता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होती है, और सिंपल वाले में 51% चाहिए होता है, और स्पेशल वाले में 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होती है दोनों हाउसेस से, यानी 66.66 अगर प्रिसाइसली बात करूं तो तब वो बिल पास होता है। और सिंपल में आपका सिंपल 50% से ऊपर 51% चल जाता है। एंड थर्ड मेथड में क्या होता है कि आपको दोनों हाउसेस से मेजोरिटी तो चाहिए ही होती है, प्लस इंडिया में जितनी विधानसभा है उनमें से भी 50% से ज्यादा विधानसभा उसके अंदर एग्री करनी चाहिए, तो थर्ड मेथड एप्लीकेबल होता है। तो अब हम समझते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें हमारे संविधान का रुख या हमारे देश का ही रुख बदल दिया। तो टेबल है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स होंगे, यहाँ पे आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड, जिसको आप आराम से बाद में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले अमेंडमेंट पहले हम इंपॉर्टेंट करेंगे। 7th अमेंडमेंट हुआ था 1956 में। इसमें ये आर्टिकल्स आर्टिकल 1 to 3, आर्टिकल 49, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, 82, 131, 153, 158, ये सब आर्टिकल्स इफेक्ट हुए हैं। और इसमें क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, एबॉलिशन ऑफ क्लास ए बी सी डी स्टेट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ यूटीज की हमारे देश में यूटीज का इंट्रोडक्शन हुआ, प्लस रीऑर्गेनाइज करी स्टेट्स को, क्योंकि कई स्टेट्स नए स्टेट्स में बनी थी, हमारे देश में हिस्सा बनी थी, तो उसका रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। और ये कुछ आर्टिकल्स है जो इसमें इफेक्ट हुए हैं। दैट इज आर्टिकल 1, आर्टिकल 3, आर्टिकल 49, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 82, आर्टिकल 131, आर्टिकल 153, आर्टिकल 158, आर्टिकल 168, आर्टिकल 170, आर्टिकल 171, आर्टिकल 216, आर्टिकल 217, आर्टिकल 220, आर्टिकल 222, आर्टिकल 224, आर्टिकल 230। तो याद रखने वाला है कि 7th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, एक्ट 1956 में आया था। तो इसमें क्या था कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे, एंड यूटीज का इंट्रोडक्शन हुआ, केंद्रीय शासित प्रदेश बने। फिर आया था आपका, एंड इसमें आर्टिकल 231, 232, पार्ट 7 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, पार्ट 8, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड 7 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इसने इफेक्ट किया था। इसके बाद आता है 9th अमेंडमेंट एक्ट, वो है 1960 में। यह इसने इफेक्ट किया था शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एडजस्टमेंट्स टू इंडियन टेरिटरी एज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान के एग्रीमेंट के बाद हमारी एडजस्टमेंट हुई थी इंडियन टेरिटरी में, एरिया को बढ़ाया घटाया गया था। फिर 10th अमेंडमेंट हुआ था 1961 में। इसमें आर्टिकल 240 प्लस फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस हुए थे, यानी दादर नगर हवेली को यूटी बनाया गया, उनको केंद्रीय शासित प्रदेश का करार दिया गया। फिर 12th अमेंडमेंट आई थी 1961 में, ये आर्टिकल 240, फिर फर्स्ट शेड्यूल, इसमें गोवा, दमन एंड दीव को यूटी का करार दिया गया था। उस समय गोवा को भी यूटी कहते थे उस समय। फिर 13th अमेंडमेंट 1963, इसमें आर्टिकल 170 एंड नया आर्टिकल आया 371A, इसमें नागालैंड को फॉर्म किया गया स्पेशल स्टेट्स के अंदर, उनका आर्टिकल स्पेशल था 371। 14th अमेंडमेंट 1962, आर्टिकल 81 एंड 240 फर्स्ट शेड्यूल एंड आर्टिकल 239A ऐड किया, जिसमें पौंडीचेरी को इंडियन यूनियन में ऐड किया गया। पौंडीचेरी को हमने अपने पास देश में ऐड किया पोर्चुगीज से उसको रिलीज करके। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, 8th शेड्यूल में सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज को उसमें ऐड किया गया। 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसमें आर्टिकल 366
ऐड किया गया। आर्टिकल 363A रिमूव किया गया। आर्टिकल 366 के अंदर था, ऐड हुआ उसमें आर्टिकल 363, रिमूव हुआ आर्टिकल 291 एंड 362। प्राइवेट पर्स वॉज एबॉलिश्ड, इसमें रिलेटेड आपके आर्टिकल जो भी हैं इसको अबॉलिश किया गया। फिर 36 अमेंडमेंट एक्ट आई। 40th अमेंडमेंट एक्ट आई 1975 में सिक्किम को इंडियन स्टेट का दर्जा दिया गया। सिक्किम वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज इंडियन स्टेट, जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं, और ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर्स सिक्किम। जिसकी कैपिटल है गैंगटॉक। फिर 42nd अमेंडमेंट थी 1976। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रिस्क्राइब किया गया और इंडिया को बनाया गया सोशलिस्ट, सेकुलर एंड रिपब्लिक। इंडिया को करार दिया गया सोशलिस्ट, सेकुलर एंड रिपब्लिक। तो ये आर्टिकल है इसके अंदर, आर्टिकल 31, आर्टिकल 31C, आर्टिकल 39, आर्टिकल 55, आर्टिकल 74, आर्टिकल 77, 81 एंड सो ऑन। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो इसमें इफेक्ट हुए थे। 83, 100, 102, 103, 105, 118, 145, 150, 166, 170, 172, 189, 191, 192, 194। इसमें वही स्टेट्स और यूनियन के आर्टिकल्स को इफेक्ट किया गया है। एंड आर्टिकल 311, 312, 330, 352 एंड 353 और 356, 357, 350। क्योंकि ये एक नहीं आपने इंडिया में, ये तो इंडिया को फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी, प्लस इंडिया को एक सेकुलर, सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक स्टेट माना गया है, यानी कंट्री माना गया है। तो ये आर्टिकल्स इफेक्ट हुए इसके अंदर विद शेड्यूल एंड पार्ट्स। फिर आता है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था। कहां से? फंडामेंटल राइट में से। इंपॉर्टेंट था ये आर्टिकल। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। तभी आर्टिकल 31 को रिमूव किया गया था, रिपीट किया गया था। नॉट इट इज जस्ट अ लीगल राइट। तो ये सब आर्टिकल्स इसमें इफेक्टेड हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया हमारे मौलिक अधिकारों में से। फिर 61st अमेंडमेंट आई 1989 में, आर्टिकल 326, जिसमें वोटिंग एज को डिक्रीज किया गया 21 से लेकर 18 साल, यानी 18 साल की उम्र में अगर भारतीय नागरिक को आपको वोट डालने की अनुमति, आपका अधिकार है। फिर 71st अमेंडमेंट आई 1992 में, जिसमें मणिपुरी, कोंकणी या नेपाली को ऐड किया गया 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, आर्टिकल 332। फिर 73rd अमेंडमेंट आई 1992, जिसमें बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायत राज, और ये हमारा 11 शेड्यूल है। ये 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 9th नहीं है, एक्चुअली 11th है, दैट इज 11th शेड्यूल, ठीक है। फिर 74th अमेंडमेंट आई 11 शेड्यूल में ऐड किया, और इसमें हमारे पार्ट 9th में ऐड किया गया। शेड्यूल यहाँ पे 11th होगा, ये पार्ट 9 है, और सेकंड वाला है 74th अमेंडमेंट 1992, ये पार्ट 9A है, और शेड्यूल 12 इसमें म्यूनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। फिर 86th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट थी, आर्टिकल 21A को ऐड किया गया, इसमें आर्टिकल 45 ऐड किया गया, आर्टिकल 51 है, यानी ये फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड राइट टू एजुकेशन, कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years। एंड देन 87th अमेंडमेंट 2003, इसमें संथाली, बोडो, डोगरी एंड मैथिली को ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ऐड किया गया, यानी 8th शेड्यूल को ऐड किया गया। एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। 95th अमेंडमेंट 2010, इसमें एक्सटेंशन मिली रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ एसटी एंड एनटी, एससी और एसटी को नॉमिनेशन मिली, और एंग्लो इंडियन मेंबर्स को भी पार्लियामेंट में अपनी जगह मिली। 96 अमेंडमेंट एक्ट 2011, ये शेड्यूल में ओडिया को रिप्लेस किया गया ओरिया से। 97th अमेंडमेंट 2012, इसमें ऐड हुई हमारी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, दैट इज आर्टिकल 43B भी है वो, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 100 अमेंडमेंट, इसमें टेरिटरी एक्सचेंज हुई थी हमारी और बांग्लादेश की, हमने डिसाइड कर लिया था कि कौन सी टेरिटरी बांग्लादेश में जाएगी, कौन सी इंडिया में आएगी। एरियाज जो डिस्प्यूटेड थे वो ऐड हो गए थे, 2015 में आया था।
सिटीजनशिप राइट्स टू सिटीजन के जो सिटीजन भी उनको बता दिया गया था कि इस साइड वाले बांग्लादेश के हैं और इस साइड वाले इंडिया के सिटीजन हैं। एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बनाया गया था इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। 101 101 अमेंडमेंट इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी बना था, जिसके तहत जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था और जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया का हमेशा चेयरमैन रहेंगे फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के। इसमें आर्टिकल 248, 249, 250, 268, 269, 270, 271, 286, 366 एंड 368 भी इफेक्टिव हुए थे। प्लीज अमेंड भी हुआ था 6 शेड्यूल में। 102nd अमेंडमेंट हुई थी 2018 में। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एक नेशन को एक कमीशन सेटअप किया था फॉर बैकवर्ड क्लासेस। फिर 103 103rd अमेंडमेंट आई थी 2019 में, जिसमें 10% रिजर्वेशन करी थी फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। जो आपको पता है जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन है, वो आई थी 103rd अमेंडमेंट में। ठीक है, और इसके अलावा मैं एक अमेंडमेंट और ऐड करना चाहूंगा, वो 52nd अमेंडमेंट 52, वो 1985 में आई थी। वो था एंटी डिफेक्शन लॉ, जो हमने किया था आपका शेड्यूल 10 में, कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। राजीव गांधी लेके आए थे 1985 में। 52nd अमेंडमेंट थी। एंड जो 104th अमेंडमेंट थी इस साल जो आई 2020 में, उसमें क्या किया था, एक्सटेंशन करी थी सीट्स की SC एंड STs इन लोकसभा। तो ये थी हमारी अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट। एक बार इसको आराम से वीडियो को देख लेना, सारा आर्टिकल भाई नोट डाउन कर लेना जो जो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, सारी याद करने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आप याद कर लेंगे और काम चल जाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट करते रहिए। आज की क्लास यहीं खत्म होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब मैं फटाफट से इनके टेस्ट लेने शुरू करता हूँ। आप लोगों के पॉलिटी के एंड करंट अफेयर्स के टेस्ट भी होंगे। ठीक है, कल आप लोगों का करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होगा, जो कि काफी टाइम से नहीं हुआ, एंड थोड़ा सा लेवल अच्छा रखूंगा उसमें। एंड देन उसके बाद आपका पॉलिटी का भी टेस्ट होगा। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।